ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले अपनों ने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा है, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख चुके हैं। और इससे भी पहले जब इस अध्याय की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको सारी परिभाषाओं के बारे में अच्छे समझाया है, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सभी की परिभाषा अच्छे से समझाई है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है ना, परिभाषाएँ बहुत काम आएगी आगे। ठीक है, अब देखो इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट अपनी माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो अपनों को √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो उल्टा मान लो। माना √5 एक परिमेय संख्या है। स्टेप नंबर सेकंड में परिमेय संख्या की परिभाषा लिख दो। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं है। P और Q कैसी संख्याएं? ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और स्टेप नंबर सेकंड में लिखना है हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q क्या है, ये दोनों P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और Q नॉट इक्वल्स टू 0, इस जो नीचे वाला Q है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर थर्ड देखो, √5 को क्या माना परिमेय संख्या, तो √5 को मैंने P/Q के बराबर कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसको भी परिमेय संख्या मान लिया और P/Q तो परिमेय संख्या है ही। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब आगे समझना आप। अब यहाँ से माना, यहाँ से मानना आपको, माना P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन का मतलब होता है कि P तथा Q का HCF वो कितना है, P और Q का HCF बराबर 1 है। इस लाइन का मतलब ये है, आपको मान लेना है कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P तथा Q का HCF कितना है, 1 है। या तो ये लाइन लिख दो या ये लाइन लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये मान लेना है। देखो ये लास्ट में बहुत काम आएगा, ये वाली बात है ना, ध्यान रखो इस बात को। आपको मान लेना है कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या फिर आपको मान लेना है कि P और Q का HCF कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, 1 है। क्या है, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को विभाजित करने पर
विभाजित करने पर। ठीक है, अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, एक है। इससे p तथा q को विभाजित करने पर, मतलब p तथा q में किसका भाग देंगे, एक का। ठीक है, अब देखो समझो, ये √5 मेरा ऐसा कैसे ये बराबर p बटे एक, p में एक का भाग दे दिया मैंने और q में भी एक का भाग दे दिया। ठीक है, p में एक का भाग दे दिया, q में भी एक का भाग दे दिया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उभयनिष्ठ गुणनखंड से p तथा q को विभाजित करने पर। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा एक, इसको मैंने p से भाग दे दिया और q को भी मैंने एक से भाग दे दिया, विभाजित कर दिया। अब देखो आप जानते हो कि p में एक का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, p मिलेगा, और q में एक का भाग देंगे तो भी क्या मिलेगा, q ही मिलेगा। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आप भी जानते हो कि p में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, p आएगा, और q में एक का भाग देंगे तो q ही आएगा। पर आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि p में एक का भाग दिया तो अपने को मिलता है r, और q में एक का भाग दिया तो क्या मिलता है s। ये उन्होंने मान रखा है क्योंकि यहाँ पे वापस रिपीटेशन नहीं हो संख्याओं का, इस कारण उन्होंने क्या माना है कि p में एक का भाग दिया तो क्या मिला अपनों को r, और q में एक का भाग दिया तो क्या मिला s। तो देखो p बटे 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, r, और q बटे 1 की जगह क्या लिखूंगा, s। ठीक है, अब समझिए यहाँ से √5 बराबर r बटे s। ठीक है, अब इस √5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब ये s तो इससे गुणा हो जाएगा और r इस एक से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो √5s बराबर r, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ से अपनों ने p में एक का भाग दिया, q में एक का भाग दिया, तो अपनों को r और s मिला, तो r और s लिख दिया। अब r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो देखो √5s इसका होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से समझना √5 का स्क्वायर और s का स्क्वायर, देखो √5 का अलग स्क्वायर कर दिया मैंने और s का अलग स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से √ कट जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ बचेगा 5s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब ये s स्क्वायर 5 के गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रमेय होती है जो मैं आपको पूरी बताऊंगा। ठीक है, एक प्रमेय होती है, प्रमेय जो नई या पुरानी बुक में 1.2 या फिर 1.3 हो सकती है, है ना, इन दोनों में से कोई सी भी एक हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, ये प्रमेय कहती है कि ठीक है, माना p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, देखो ये क्या बोलती है प्रमेय 1.2 या 1.3, आपकी बुक में आप जाके देख सकते हो, या तो 1.2 मिलेगी या फिर 1.3 मिलेगी, ऐसा लिखा होगा। माना p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, p का भाग जा रहा है, तो इस a में भी p का भाग जाएगा, ये कहती है प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि r स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो r में भी किसका भाग जाएगा, 5 का। तो यहाँ लिखूंगा मैं, तो प्रमेय 1.2 या फिर 1.3 से r स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो r में भी 5 का भाग
जाएगा, जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आर भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिख भी देता हूँ या करके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आर भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। प्रमेय 1.3 या 1.2 से हमने लिख लिया है कि आर स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो आर में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपनों ने ये लिख लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो अपनों ने क्या लिखा, प्रमेय 1.2 या 1.3 से लिखा अपनों ने कि आर स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो इस आर में भी 5 का भाग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आर बराबर मान लिया, आर बराबर कितना माना, 5 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि आर बराबर यहाँ 5 इंटू डी मान लूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो उसमें 5 का भाग जाएगा, और आर आर में भी 5 से 5 कट जाएगा तो भाग जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 का गुणन मान लिया तो आराम से भाग जाएगा, है ना। तो आर की जगह रख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ आर की जगह आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, पर वो गुणज के रूप में, 5 के गुणज के रूप में। जैसे आप मान सकते हो आर बराबर 5 इंटू एक्स, आर बराबर 5 इंटू वाई, कुछ भी मान सकते हो, है ना। पर 5 के गुणज में क्यों मानना पड़ेगा, 5 के गुणज में, क्योंकि यहाँ रखोगे ना आप तो आर स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा और आर में भी 5 का भाग चला जाएगा। अब देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इसमें, तो देखो एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 5 इंटू डी का होल स्क्वायर बटे 5, है ना। अब देखो यहाँ समझना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और डी का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 5। अब आगे समझना, 25 में 5 का भाग दिया तो कितना है, 5 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा ये आ गया एस स्क्वायर बराबर 5 इंटू डी स्क्वायर। अब देखो 5 और डी के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो ये डी का, ये 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ से समझना, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, प्रमेय 1.2 या फिर 1.3 से, ठीक है, एस स्क्वायर 5 से विभाजित है तो एस भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो ये प्रमेय ये बोलती है कि एस स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो एस में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखो शुरुआत में उन्होंने माना था कि, यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूँ, पी तथा क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये अपनों ने माना था पूर्व में। अब देखो अपनों ने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और मैंने आपको बताया था पी में 1 का भाग दिया तो अपनों ने इसको मान लिया था आर, और क्यू में 1 का भाग दिया तो इसको मान लिया था एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आर स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और एस में भी, आर में 5 का भाग जा रहा है, एस में भी 5 का भाग जा रहा है, मतलब आर और एस में किसके गुणज है, ये 5 के गुणज है। आर और एस क्या है, इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन आ रहा है, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5। तो देखो अपनों ने माना था ना कि पी और क्यू में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो क्या माना था अपनों ने, असत्य माना था, क्योंकि पी और क्यू में एक गुणनखंड 5 भी आ रहा है। ठीक है, अतः जो अपनों ने पूर्व में जो माना था ना, वो क्या माना था अपनों ने, गलत माना था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अतः हमने जो पूर्व में माना कि पी तथा क्यू में एक के अलावा
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो हमें असत्य प्राप्त हुआ, क्योंकि P तथा Q में एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस कारण √5 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया था ना कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो अपनों ने भाग दिया कि R², अपनों ने प्रमेय लगाई ना, प्रमेय 1.2 या 1.3, R² में भी 5 का भाग जा रहा है और R में भी 5 का भाग जा रहा है। ऐसे ही S² में 5 का भाग जा रहा है, S में 5 का भाग जाए। और R और S को क्या माना था अपनों ने? P तो माना था, P/1 को ही तो माना था। P को तो R माना था और Q को ही तो S माना था। ठीक है, P को ही तो R माना था अपनों ने, Q को ही तो S माना था। तो यदि R में 5 का भाग जा रहा है और S में 5 का भाग जा रहा है, तो P तथा Q में भी तो 5 का भाग जाएगा। और यदि 5 का भाग जा रहा है दोनों में, तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया। तो एक के अलावा अपनों को एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी प्राप्त हुआ, जो क्या है? 5 है। तो अपनों ने पूर्व में जो माना था वो अपनों को गलत प्राप्त हुआ। इस कारण √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।